2014 में भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मुद्दा था। 2019 में जो है राष्ट्रवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा था। 2024 370 और जो है राम मंदिर क्यों नहीं मुद्दा बन पाया? कि चाह विश्वास श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति है, भाजपा के प्रति है। और महंगाई के विरुद्ध मतदान नहीं हुआ है, हिंदू संस्कृति को माइनस कर दिया जाए तो देश टूट जाएगा। राष्ट्र निर्माण के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष दोनों एक साझा सहमति दर्शित कर सकें। लोकतंत्र में इतने वर्षों के बाद विपक्ष का नेता तो हुआ। देश का हर नागरिक सैनिक हो। अग्निवीर की योजना देश के हित में है, लेकिन ये बात आप पहुंचा नहीं पाए जनता के पास। नहीं पहुंचाए गए, नौजवान इसका विरोध नहीं किया। योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो सरकार ने उत्तर प्रदेश को गुंडा मुक्त प्रदेश बनाया। कानून व्यवस्था के लिए जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी चलाया। देवरिया में विकास जीता है या देवरिया में प्रत्याशी का बदल जाना? देवरिया की जनता फिर भाजपा को जिताई। नहीं, मेरी भी जीत है। नीति सार्वजनिक की जाती है, रणनीति नहीं। एनडीए की जीत हुई है और एनडीए की सरकार चल रही है। मतलब आत्मचिंतन करने की जरूरत नहीं है पार्टी को? नहीं, पार्टी अपनी रणनीति बनाएगी। रणनीति हम नीति बताएंगे, आप रणनीति नहीं बताएंगे। और नीति हमारी साफ है, राष्ट्रहित सर्वोपर। नमस्कार जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, इस समय हमारे साथ डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी हैं। डॉक्टर त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी 17वीं लोकसभा में आपने उत्तर प्रदेश की देवरिया लोकसभा सीट से आप संसद में प्रतिनिधित्व आप कर चुके हैं। और चूंकि आप जैसे वरिष्ठ नेताओं से जब कोई भी पत्रकार जब बात करता है तो उसके पीछे उद्देश्य ये होता है कि जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाली जो पौध है, उन्हें इस बात की जानकारी मिले कि हौसलों की ज़रूरत सिर्फ भौतिक सफलता प्राप्त करने तक ही नहीं होनी चाहिए। तो ये सब जो सीख मिलती है वो वरिष्ठ जो नेतृत्व होता है उनसे मिलती है। वरिष्ठ चुनाव जीतता है, चुनाव हारता है, चुनाव लड़ता है, चुनाव नहीं लड़ता है, उन सबके पीछे एक संदेश छिपा होता है। तो इसी उद्देश्य से हम डॉक्टर रमापति राम जी से आज हम बातचीत करने के लिए आए हैं। कारण साफ है कि जिस उद्देश्य को लेकर के जो टारगेट बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का, उस टारगेट को भारतीय जनता पार्टी प्राप्त नहीं कर सकी। यद्यपि केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, केंद्र में एनडीए की सरकार बनी, फिर भी तमाम सारे उतार चढ़ाव और झंझावातों के बीच में किस तरह से ये सारी परिस्थितियां सकारात्मक हो पाई, इसी को दृष्टिगत रखते हुए हम आज डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसे जो वरिष्ठ नेतृत्व होता है कुछ न कुछ सिखाता है, तो मैं यहीं से बात शुरू करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी 18वीं लोकसभा के इस चुनाव में आखिर क्या कारण रहा कि पार्टी पूर्ण बहुमत से फिर से नहीं आई? यद्यपि सरकार तो पार्टी ने बनाया है, तो क्या कहेंगे आप इसको? देखिए, ये बहुत स्पष्ट है कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार 14 से 19 तक और 19 से 22 तक बिल्कुल देश के अंदर विकास भी किया, देश की आर्थिक स्थिति को भी उन्नत किया, बिल्कुल, और देश को विश्व के स्तर पर भी सम्मान दिलाया और एक राष्ट्र के श्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। बिल्कुल, बिल्कुल आगे बढ़ा। और दूसरे शब्दों में कहें तो सही बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस उद्देश्य के लिए बनी और जो लक्ष्य लेके चली, उसको भी इस 10 वर्षों में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त किया गया। जैसे भारतीय जनता पार्टी देश की एकमात्र पार्टी है जो आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, पद प्रतिष्ठा और के लिए नहीं बनी थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसकी स्थापना देश के अंदर 370 धारा का विरोध करने के लिए कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं रहेगा। बिल्कुल। और उसने अपना बलिदान भी दिया। उस समय मांग सत्ता की नहीं थी, राष्ट्र की एकता की थी, अखंडता की थी। बिल्कुल। आगे उनके दिवंगत होने के बाद
दीनदयाल जी ने जो इसको विचार दिया उसमें भी दो बातें प्रमुख थी। 370 हटनी चाहिए, एकात्म मानववाद, अंतिम व्यक्ति का उत्थान होना चाहिए, बिल्कुल। और तीसरी बात उन्होंने कहा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, बिल्कुल। ये राष्ट्र केवल भौगोलिक सीमाओं का राष्ट्र नहीं है, भारत एक श्रेष्ठ संस्कृति का राष्ट्र है। और आज मैं कह सकता हूं कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्षों के अंदर भाजपा का जो मूल एजेंडा था, जिसको लेके भाजपा बनी और जिस पर भाजपा ने संघर्ष किया और सत्ता तक पहुंची, बिल्कुल बिल्कुल, तो 370 भी खत्म किया। अंतिम व्यक्ति का उत्थान, बिल्कुल हर बिल्कुल, व्यक्ति को जो उसकी मौलिक आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो अंतिम गरीब तक पहुंचाया। सबको मकान मिला, मुफ्त मकान, मुफ्त शौचालय, मुफ्त गैस का चूल्हा, मुफ्त बिजली, और मुफ्त में उनको अनाज, और मुफ्त में पढ़ाई, मुफ्त में खवाई, और मुफ्त में दवाई। बिल्कुल, ये भी करके दिखा दिया। और सांस्कृतिक राष्ट्र है, उसका तात्पर्य भारत की जो संस्कृति है वो श्रेष्ठ रही है। हमारे जो देवी देवताओं हैं उसके प्रतीक हैं, प्रतीक है, तो बिल्कुल। उसमें भी शिवधाम भी बना, महाकाल का भी निर्माण, पुनर्निर्माण हुआ। ऐसे छोटे छोटे मंदिर 200 से ऊपर बने। और अंत में जो राष्ट्र के प्रतीक श्री राम, अगर मैं राम की रामायण के अनुसार व्याख्या करूं, बिल्कुल, तो वो जन्म एक राजकुमार के रूप में लिए। जिस समय वो जन्म लिए हैं, मैं रामायण का उल्लेख करता हूं, तो भारत जो आज है, ये नर्मदा के उस पार तक रावण का राज था, खरदूषण राज करता था। बिल्कुल, और गंगा के उस पार भी रावण का राज था, और वहां पर राज करते थे ताड़ुका, सुबाहु, मारीच। तो गंगा के उस पार भी रावण के कब्जे में था, नर्मदा के उस पार भी। जो दो राज्यों का अस्तित्व उस समय बरकरार था, वो था अवध और जनकपुर, मिथिला। बिल्कुल बिल्कुल, और दोनों राज्यों में आप देखें तो आपस में न्योता का आदान प्रदान नहीं था, जो कि राजा जनक ने सबको निमंत्रित किया, दशरथ जी को नहीं किया था। बिल्कुल बिल्कुल, उसको खत्म किया। अब राम की यात्रा यहां शुरू करिए आप। तो राम एक राजकुमार के रूप में, शिष्य के रूप में विश्वामित्र के साथ निकलते हैं और धनुष यज्ञ में पहुंचते हैं। विश्वामित्र के आदेश पर उस प्रतिज्ञा को उनकी पूरी करते हैं, धनुष को तोड़ते हैं। तो जो 36 का रिश्ता इन दोनों राष्ट्रों में था, वो 63 का बनाते हैं। यहां से शुरू किया उन्होंने। फिर निकलते हैं, गंगा उस पार जाकर के रावण के राज से मुक्त करते हैं, राक्षसों से। उसके बाद जब पार करते हैं नर्मदा, तो नासिक में रुक करके खरदूषण को खत्म करते हैं। फिर आगे जाते हैं तो बाली को खत्म करके वहाँ इनको बैठाते हैं, सुग्रीव को, भिलनी से मिलते हैं, और अंत में जाके रामेश्वरम में जो शंकर जी का प्रतिमा और मंदिर स्थापित करते हैं। आज यही भारत है। आप रामेश्वरम से शुरू करिए, लंका को जीतते हैं, वापस कर देते हैं, उसके भाई को शासन दे देते हैं। तो आज जो ये प्रदेश हैं, ये उसके पहले नाम नहीं थे। तो इस राष्ट्र के निर्माता कौन हुए? राजा राम। इस राष्ट्र के गौरव कौन हुए? राजा राम। और जो हमारी संस्कृति जो नष्ट किया था राक्षसों ने, हमारी संस्कृति सनातन थी, बिल्कुल, सनातन को उन्होंने नष्ट किया था। सनातन की स्थापना की है राम। अगर एक उदाहरण देना हो कि सबसे श्रेष्ठ पुत्र कौन, तो राम पिता का आदेश मान के बन चले गए। सबसे श्रेष्ठ भ्राता कौन, तो राम। सबसे श्रेष्ठ ये मित्र कौन, तो राम। बिल्कुल बिल्कुल, साथ से भी मतलब हर रिश्तों, हर सारे रिश्तों को उन्होंने, तो यही सनातन है। तो जिस सनातन के प्रतीक, तो वो राष्ट्र के प्रतीक। तो भाजपा ने, तो आज भाजपा ने उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को, जिस संस्कृति के प्रतीक राम,
उनका भी मंदिर अयोध्या में भव्य बना करके सांस्कृतिक राष्ट्र को देश में स्थापित कर। तो अगर मैं ये कहूँ तो तीनों एजेंडा हमारे पूरे हो गए। तो लेकिन यह है कि राजनीति जो है अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है जी। और एक समय था कि देश की राजनीतिक दिशा और दशा को जो है तय करता था अयोध्या। वो अयोध्या आखिर भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव हार जाती है, तो इसको हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पराजय कहें और लोक अधिकारों का उदय कहें, क्या कहें, किस तरह से आप इसको? देखिए, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पराजय से तो इसको जोड़ना नहीं चाहिए। अगर उससे आप जोड़ते हैं तो आज की जो इसको आप अयोध्या कह रहे हैं, तो अयोध्या फैजाबाद जिले का अंग था। बिल्कुल। तो फैजाबाद जिले में हार हुई है, अयोध्या तो हम अब भी जीते हैं। अयोध्या विधानसभा हम भी जीते हैं। बिल्कुल। खैर ये तो तर्क है, तर्कों से आप तर्क नहीं, यथार्थ है। जीत हुई है अयोध्या में, लेकिन जो लोकसभा का निर्माण है उन जगहों पर आप आक्रामकों ने पहले ही आक्रमण करके, तो जो वोट का पैटर्न था वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नहीं था, जातिवाद था, प्रलोभन था। और सही कहे तो कांग्रेस का एक प्रोपगंडा पर चुनाव हुआ, और प्रोपगंडा में राष्ट्र केंद्र में नहीं था, उस प्रोपगंडा में भारत की संस्कृति केंद्र में नहीं थी। सत्ता प्राप्त करना है, सत्ता के लिए जो झूठ बोलो। पार्टी ने 2014 का चुनाव लड़ा तो उसके सामने मनमोहन सरकार के भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मुद्दा था। जब आप 2019 में चुनाव लड़ने आए तो सर्जिकल एयर स्ट्राइक के नाते जो है राष्ट्रवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा था, और जब आप 2024 में आए तो 370 और जो है राम मंदिर क्यों नहीं मुद्दा बन पाया? आखिर क्या कारण था इसके पीछे? देखिए कि जब हम 14 लड़े तो कांग्रेस के भ्रष्टाचार मुद्दा था, और देश कैसे बचेगा ये जनता की सोच थी। जब हम 19 का चुनाव लड़े, जो हमने 14 से 19 के बीच में विकास का काम किया था उसको और आगे बढ़ाओ। लेकिन कांग्रेस पार्टी केवल सत्ता को केंद्र बिंदु बना करके, राष्ट्र को निगलेक्ट करके, जो उसके हित में था ऐसी अफवाहें फैलाई जो संभव नहीं थे। अब वो अफवाहें नीचे फैल गई, ये कह दिया गया संविधान बदल दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के यह है चुनाव शुद्ध अफवाहों पर भ्रम पैदा करके लोगों में स्वार्थ की भावना, हम आएंगे तो आपको 1 लाख रुपया दे देंगे। तो हम सकारात्मक चुनाव लड़ रहे थे और नकारात्मक लड़ रहे थे, और नकारात्मक में राष्ट्र गौण हो जाता है। तो राष्ट्र गौण हुआ उनके लिए, और देश की जनता उस भ्रम में, चुनाव के परिणाम के बाद ही जनता में पश्चाताप है। और तब भी तो आखिर क्यों तब भी जनता ने कुल अफवाह के बाद भी माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दिया, और आज मोदी जी बने। और जिन दलों से आप बात करते हैं समझौता है, वो दल भी हमारे समझौते के अंग थे, वो हमारे, तो हम मिलकर तो बहुमत प्राप्त किए ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एनडीए की सरकार पार्टी हम लड़े ही नहीं, हम तो एनडीए बना के लड़े। बिल्कुल। तो एनडीए को बहुमत मिला ही है, अकेले बीजेपी को नहीं मिला तो अकेले बीजेपी लड़ी ही नहीं थे। तो एनडीए की जीत हुई है। और फिर तो डॉक्टर साहब, जैसे राजनीति में अफवाहों का जो दौर होता है, जैसे मोदी जी का जो 15 लाख का जो जुमला था, उसमें जो है राहुल का जो है 50 से 1 लाख रुपए का जुमला इस बार वो जुमला था, वो बना दिया गया था। 15 लाख कभी नहीं कहा गया था। हाँ, उन्होंने ये कहा था कि हर व्यक्ति को इतनी सुविधाएं मिलेंगी, और दिया हमने। मकान दिया, शौचालय दिया, विद्युत कनेक्शन दिया, गैस कनेक्शन दिया। तो एक व्यक्ति, एक परिवार को कितना मिला। लेकिन विपक्ष हमारे देश का इस समय दिशाहीन है, लक्ष्यहीन है, नेतृत्वहीन है, और उसके लिए राष्ट्र इशू नहीं है। भाई, कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर के उत्साहित है कि वह जो है एक जो है मान्य विपक्ष के रूप में उसे संसद में जो है वो स्थान मिल गया। माननीय मोदी जी के उस वाक्य का उदाहरण देना चाहूँगा जो उन्होंने संसद में कहा कि वो 99 नंबर पाए हैं 542 सीटों में, और 3 बार का चुनाव, 14 का, 19 का और 99, तीनों जोड़ दीजिए तो आज जितना हम पाए हैं उतना नहीं हो रहा है।
लेकिन उससे उत्साहित इसलिए है कि वो स्वयं सोचते रहे कि हम बहुत नीचे जाएंगे और सुन्न हो जाएंगे। बिल्कुल, कम से कम उन्हें एक मान विपक्ष का उन्हें एक सर्टिफिकेट मिल गया। बिल्कुल। और हम इसमें मानते हैं कि अच्छा हुआ कि लोकतंत्र में इतने वर्षों के बाद विपक्ष का नेता तो हुआ, रोल को अपने करें। किसी भी लोकतंत्र में आदर्श दशा यही है कि जब जो है राष्ट्र निर्माण के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष दोनों एक साझा सहमति दर्शित कर सकें। ये अपने आप में जो है, जैसे उदाहरण दूं आपको, 3 घटनाओं का उल्लेख करूंगा। जिस समय बांग्लादेश का निर्माण हुआ, इंदिरा गांधी ने आक्रमण किया, बांग्लादेश बन गया। उसकी हम विश्लेषण करते तो कई ऐसी उसमें बातें हुई थी जिसमें लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन हुआ कि नहीं हुआ, ये प्रश्नवाचक है। बिल्कुल। लेकिन हमारे नेता पूज्य स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वागत किया, उनके बारे में अच्छे शब्द बोले, क्योंकि वो सकारात्मक राजनीति थी, देश के हित में था। फिर देखिए भिंडरावाले पर जब के लिए उस पर आक्रमण हुआ, बिल्कुल, सेना भेजी गई, तो अकाली दल से समझौता था उस समय भाजपा का। समझौते को तोड़ा माननीय अटल जी ने, और इनके निर्णय का देश के अंदर से आतंकवाद, देश विरोधी गतिविधियों के लिए अगर ये काम हुआ है तो अच्छा काम है, सराहनीय है। तो उसको देखें आप, तो हमारे नेतृत्व तो हमेशा सकारात्मक राजनीति किया देश हित में। बिल्कुल बिल्कुल। जब भी कोई बात आई तो खड़ा हुए, साथ खड़ा हुए। तो ये विपक्ष की एक और आज की राजनीति आप देखिए, हर चीज की आलोचना। हिंदुत्व एक बहुत बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा हुआ करता है, लेकिन उस चीज को कहीं न कहीं से सकारात्मक रूप में जो है जनता ने इस बार नहीं स्वीकार किया। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा कभी हिंदू और हिंदुत्व नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा हमेशा रहा कि संस्कृति और हिंदू संस्कृति इस देश की, क्योंकि अगर इस देश के हमारे हिंदू संस्कृति को माइनस कर दिया जाए तो देश टूट जाएगा। देश के हित में आज क्यों कि चाहे वो दक्षिण भारत का हो, चाहे उत्तर भारत का हो, चाहे पूर्व का हो, चाहे पश्चिम का, आप उठा के भारत की विविधता को देखिए। भाषा अलग है, भेष अलग है, खान पान अलग है, लेकिन उसके बाद भी हमारे इष्ट एक हैं, हमारे तीर्थ एक हैं। हम 4 दिशाओं में, चारों दिशाओं में हमारे चारों धाम कहे जाते हैं। इसको घूमना, कुल मिलाकर के कुछ चीजें ऐसी हैं जो हिंदू को एक करती हैं, वो है आस्था। जैसे गंगा, गाय और राम, इस तीनों को अगर हम व्याख्या करें तो हर व्यक्ति जो जाने लगता है हिंदू समाज का, तो 3 ही चीज उसको लेके जाना है। लोग कहते हैं कि इनको मुंह में गंगा जल डाल दीजिए, गोदान करा दीजिए, गाय का पोष पकड़ा दीजिए और राम राम कहिए। तो ये हिंदुत्व है, हिंदुत्व ये है, और ये पूरे समाज को, पूरे देश को एकजुट किए हुए। मैं उस हिंदुत्व की बात करता हूँ। बाकी हमारी सैद्धांतिक नीति रही है दीनदयाल जी की, एक जन एक देश, और एक जन एक देश को मोदी जी ने कार्यान्वित किया जब उन्होंने सरकारी सुविधाएं किया, जब उन्होंने सबका साथ सबका विकास को कार्यान्वयन किया, तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं किया, जात का भेद नहीं किया। मकान दिया तो मुस्लिम को भी दिया, अल्पसंख्यक को, सबको दिया, हिंदू को भी दिया। तो हमारी कार्य प्रणाली, राष्ट्र सर्वोपरि है। बिल्कुल, राष्ट्र ही हमारे लिए प्रथम है, और राष्ट्र को ध्यान में रख के जब हम बात करते हैं तो एक जन एक देश। लेकिन जो धर्म के नाम पर देश के विरुद्ध बोलते हैं, देश के लिए षड्यंत्र करते हैं, उनका विरोध हम करते हैं। तो राष्ट्र बनाम तो हिंदुत्व ये सत्ता का एक अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व जो है, हिंदुत्व को अगर कहा किसी को मना कर रहे हैं। राहुल गांधी ने संसद में कहा, राहुल गांधी को तो कोई चीज का जैसे ज्ञान नहीं है, वो हिंदुत्व जानते ही नहीं। उनके लिए वो शब्द है, और हमारे लिए वो आस्था है, आदर्श है, हमारी निष्ठा है। क्योंकि
हिंदू धर्म में है सबका विकास सबका साथ, हिंदू और उदार नहीं होता तो ये दूसरे समुदाय के लोग भारत में आते हैं रहते हैं। शायद कोई गांव वंचित हो जहाँ एक घर सिलाई करने वाला दर्जी नहीं है अल्पसंख्यक, एक घर तो अल्पसंख्यक हर गांव में है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके धर्म की रक्षा पूरा समाज करता है। और यह देश सांस्कृतिक राष्ट्र है, उसका प्रतीक हिंदुत्व है। दीनदयाल उपाध्याय जी का जो लक्ष्य अंत्योदय, पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय की जो कल्पना जो है पूरी हो गई। भाजपा जब बनी, जनसंघ बनी, भाजपा में परिणत हुई, तो हमने 370 की बात किया, अंतिम व्यक्ति के उत्थान की बात किया, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात किया, और उसके बाद हमने एक वाक्य हमेशा कहा, हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। बिल्कुल बिल्कुल। और आज मोदी जी की प्रशंसा करता हूँ, उन्होंने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ तीसरे टर्म में कहा कि हमको विकसित भारत बनाना है। महंगाई को लेकर के आप ले लीजिए, चाहे जो है सेना में अग्निवीर की जो बात को लेकर के जो है तमाम जो है उसकी आलोचना हुई। लोगों की आवश्यकताओं को न्यून करके कैसे हम विकसित भारत की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं? देखिए, विश्व में महंगाई का स्तर क्या है, तो विश्व से जब हम तुलना करेंगे तो अभी भी भारत में बाकी देशों की अपेक्षा कम महंगाई है। दूसरा पक्ष पर आइए कि महंगाई निर्भर करती है उत्पादक और उपभोक्ता। बिल्कुल, इनके समन्वय कोई चीज उत्पादन जो करता है वो उसका नफा लेना चाहता है। और तीसरी बात यह है कि उपभोक्ता की क्षमता, तो क्या तनख्वाह नहीं बढ़ी है, मजदूरी नहीं बढ़ी है? आप किसानों की स्थिति देखिए, पहले अनाज की क्या स्थिति थी, आज जो पैदा कर रहा है उसको कितना मूल्य मिल रहा है, तो उसका लाभ उत्पादक को भी मिल रहा है और उपभोक्ता को भी मिल रहा है। मतलब कहने का तात्पर्य तो कुल मिलाकर के महंगाई कारण नहीं है और महंगाई के विरुद्ध मतदान नहीं हुआ है। महंगाई को लोगों ने टच नहीं किया, सिर्फ अफवाहों पे, अफवाह और प्रलोभन के आधार पर लोगों ने प्रलोभन दे दिया। ये कहाँ हम महंगाई खत्म कर देंगे? जिन राज्यों में उनकी सरकार वहां खत्म कर दिए क्या? अग्निवीर जो है, अग्निवीर की बात करते हैं। सरकार के दृष्टि को समझिए, सरकार न उनको खत्म करने जा रही, न उनको बेरोजगार करने जा रही। सरकार जब श्रेष्ठ भारत बनाना है तो भारत में कभी ऐसी परिस्थिति आवे तो हमारे देश का हर नागरिक सैनिक हो। अच्छा, युवा पीढ़ी ने कह रहे हैं तो जो आने वाली पीढ़ी है तो हर आदमी सेना की ट्रेनिंग ले लेगा, हर आदमी सैनिक हो, हथियार उठा सके, नंबर 1। नंबर 2, किसी को हमने मान लीजिए अग्निवीर में भर्ती किया तो हम उस नौजवान को कर रहे हैं जिसमें क्षमता है लड़ने की। बिल्कुल। और सेना में आधे से अधिक लोग रिटायरमेंट की उम्र के तरफ जो बढ़ गए हैं। बिल्कुल। अग्रिम मोर्चे पर वो ज्यादा प्रभावी रहेंगे कि नौजवान प्रभावी रहेगा। और इनको हम जब ट्रेनिंग दे रहे हैं, फिर जब इनको हम पैसा दे रहे हैं आत्मनिर्भर बनने के लिए, बिल्कुल। और जरूरत पड़ने फिर हम इनको बुला रहे हैं। पैसे दिए भी गए, सरकार ने, राहुल ने तो संसद में ही आरोप लगाया पैसे नहीं दिए गए, और माननीय रक्षा मंत्री ने वही जवाब दिया, राहुल को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, झूठ बोले वो संसद में। तो जब संसद में आदमी झूठ बोल के अफवाह फैला रहा है तो कुल मिलाकर के अग्निवीर की योजना देश के हित में है, जवानों के भी हित में है, क्योंकि उसी में से फिर लिए जाएंगे न सेना में। बिल्कुल, मतलब देश का हर युवा एक सैनिक ट्रेनिंग दे के करते, जो वो रिटायर होंगे उसमें जाएंगे। तो उसके पीछे उद्देश्य ये है सरकार का कि देश का हर युवा जो है सैनिक हो जाए, उसे ट्रेनिंग मिल जाए, ताकि कहीं भी किसी भी समय उसे मोर्चे पर तैनात किया जा सके। सेना में लेकिन ये बात आप पहुंचा नहीं पाए जनता के पास। नहीं पहुंचा गए, नौजवान इसका विरोध नहीं किया, आज भी नौजवान इसका विरोध नहीं कर रहा, भारी संख्या में अग्निवीर बनने के लिए खड़ा हो रहा है। 2019 की तुलना में आप 2024 में जो है 2.29% जो है वोट कम पड़े। ये नैराश्यता जो रही है, आखिर इसके पीछे क्या कारण रहा है? सरकार अपनी योजनाओं को आम जनमानस तक जो है, आम जनता के पास तक जो है, उनके बीच तक जो है आप अपनी बात को पहुंचा नहीं पाए।
इसके पीछे जो कारण है, जैसे कॉन्फिडेंस, तो बहुत बड़ा मतदाता का वर्ग ऐसा था, उसको विश्वास था कि जीत रहेंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा हमारे देश में हमेशा 100% मतदान नहीं होता, 60% भी होना कठिन हो जाता है। उत्तर प्रदेश को अगर मैं केंद्र में रख करके मैं बात करूं तो पेपर लीक का मामला एक बहुत बड़ा मामला जो है, ये लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर जो है ये बात घर कर गई कि सरकार कहीं न कहीं से जो उसकी जो प्रशासनिक क्षमता है, जो गुंडा राज ने भ्रष्टाचार का जो नारा दे करके जो है योगी जी ने जो संकल्प ले करके सत्ता में आए थे, कहीं न कहीं से जो है वो उस पर कामयाब नहीं हो पाए, उस पर नियंत्रण करने में कहीं न कहीं से वो विफल रहे हैं। उच्च स्तर पर इसकी जांच हो रही है, तो जांच के बाद ही अब कुछ इस पर बोलना उचित होगा। तो बिल्कुल, लेकिन यह कि नुकसान तो आपको, राजनीतिक नुकसान तो इसका आपको झेलना पड़ा उत्तर प्रदेश में, जहां आप जो है स्वाभाविक है। लेकिन यह मुद्दा मतलब इस मुद्दे को लेकर के युवाओं ने वोट नहीं किया। नहीं, युवाओं ने वोट नहीं किया होता तो वोट कितना पाते हैं, वोट तो पाए। ये मुद्दा नहीं रहा आपके खिलाफ, ये मुद्दा विपक्ष ने बनाने की कोशिश किया। अफवाहें भी कभी कभी दम पकड़ लेती हैं, लेकिन ये सरकार की उद्देश्य नहीं था। सरकार ने तो लोग रोजगार देना ही चाहती थी, और इसीलिए सरकार ने उसको स्वीकारा भी है, जांच भी बैठाया, घोषणा किया है लोकसभा में भी, और हमारे मुख्यमंत्री ने भी, जो भी दोषी पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो अब तो लोगों को वेट करना चाहिए ना। बिल्कुल। और दूसरी चीज ये है कि देखिए, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है इन 7 वर्षों में, ये कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश अराजकता का प्रदेश था। उत्तर प्रदेश में थाने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता चलाते थे। उत्तर प्रदेश में जमीनों पर कब्जा हो रहा था। उत्तर प्रदेश में अपराधियों का राज था, उनके इशारे से वहाँ की सत्ता चलती थी, वहाँ के कार्य होते थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की, योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो सरकार ने उत्तर प्रदेश को भी आज एक गुंडा मुक्त प्रदेश बनाया। उत्तर प्रदेश भी आज विकास की तरफ आगे बढ़ा। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी बदली है, गरीबों की तकदीर भी बदली है, और सही अर्थों में उत्तर प्रदेश आज देश के अन्य प्रदेशों का आइकॉन बना है। तो उल्टा उत्तर प्रदेश की पहचान बुलडोजर, योगी जी की पहचान बुलडोजर बाबा के रूप में जो है, और बुलडोजर जो है बुलडोजर को आप जो है कानून व्यवस्था से आप जो है जोड़ करके देखते हैं। विपक्ष कहता है कि बुलडोजर, कानून व्यवस्था के लिए जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी चलाया, लेकिन समझौता नहीं किया। किसी ने अवैध कब्जा किया था, बुलडोजर वैध कब्जे तो नहीं चले। किसी ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर लिया था, कोठियां बना ली थी, तो सरकार ने उन जमीनों को मुक्त कराया, उस पर मकान बन रहे हैं गरीबों के लिए। तो इसलिए आज जनता उसका उदाहरण दे रही है। बुलडोजर को जनता ने योगी जी का प्रतीक बना दिया, जोड़ दिया उनसे। लेकिन ये सारी चीज योगी जी ने जो बुलडोजर भी चलवाया, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश से गुंडा राज समाप्त करने के लिए, उत्तर प्रदेश से अराजकता खत्म करने के लिए जरूरत पड़ी तो हम बुलडोजर भी चलाया। बुलडोजर भी। अच्छा, एक सवाल और है, देवरिया में विकास जीता है या देवरिया में प्रत्याशी का बदल जाना जो है उसका असर पड़ा है, तो इसको आप किस तरह से साबित करेंगे, क्या कहेंगे? मैं भाजपा का एक कार्यकर्ता हूँ, और कार्यकर्ता के रूप में जीवन शुरू किया, आज भी कार्यकर्ता हूँ। रोल बदलते रहते हैं, रूल और रोल 2 शब्द है। मैंने कभी दायित्व पर रह करके रूल नहीं किया, रोल किया। अध्यक्ष था तो भी अपना रोल संगठन के प्रति था। तो मुझे पार्टी ने संसद का चुनाव लड़ने के लिए किया, मैं उस निर्देश का पालन किया, और उसको करते हुए हमने देवरिया को एक विकसित देवरिया बनाने का भरपूर प्रयास किया, और उसमें बहुत कुछ सफलता भी मिली। और तब भी मैंने चुनाव लड़ने के लिए आग्रह नहीं किया था, आज भी नहीं किया था। संगठन ने हमारा रोल बदला कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप लोगों को लड़ाने में और मदद करेंगे। है ही है, बिल्कुल। तो हम
तो नेतृत्व करता जो होता है अपने कार्यकर्ताओं को आगे करके और पीछे से वो नेतृत्व करता है, उत्साहवर्धन करता है। देवरिया की जनता फिर भाजपा को जिताई, इसके लिए ये आपकी ही जीत है, जनता का अभिवादन है, मेरी भी जीत है, मेरी आपकी ही जीत, हमारी जीत। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, और इस चुनाव ने संदेश ये साफ किया है कि आप सिर्फ जो है किसी के नाम पर चुनाव नहीं जीत सकते हैं। जब तक आपकी स्वयं की उपस्थिति क्षेत्र में और जनता के बीच नहीं होगी, तब तक सिर्फ किसी शीर्ष नेतृत्व के सहारे ही आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। इसको किस तरह से आप परिभाषित करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, दोनों का समन्वय होता है। नेता विहीन कोई भी पार्टी हो तो उसमें कौन का सवाल अगर हल नहीं होगा तो पार्टी व्यापक जीत नहीं प्राप्त कर सकती। नेता के नाम पर एक व्यापकता बनती है, एक स्वीकार्यता बनती है, देश का एक प्रतीक बनता है कि ये देश चलाएंगे, अच्छा चलाएंगे। लेकिन क्षेत्रों के राजनीतिक समीकरण अलग अलग होते हैं। बिल्कुल। तो उस समीकरण में प्रत्याशी की भी अपनी एक भूमिका होती है। इसीलिए प्रत्याशी चयन किया जाता है तो सर्वग्राही हो व्यक्ति, सर्वस्पर्शी हो, ये कोशिश होती है। लेकिन कहीं कहीं वो चूक हो जाती है। नेतृत्व का लाभ यह है कि नेता के नाम पर आकर्षण बढ़ता है, प्रत्याशी के संपर्क संबंध और कार्य से लोगों के संबंध जुड़ते हैं, पार्टी मजबूत होती है। जब जुड़ता है तो उसमें से बड़ी विजय खड़ी होते हैं। चलते चलते एक सवाल और मैं कहूँ कि ये जो आपका मिलीजुली सरकार या पार्टी को अपेक्षित बहुमत न मिल पाना, अपेक्षित संख्या न मिल पाना, कहीं कहीं आत्मचिंतन के लिए ये आप लोगों को एक संदेश है। तो किस तरह से इसकी भरपाई पार्टी करेगी? देखिए, ऐसा है, नीति सार्वजनिक की जाती है, रणनीति नहीं। तो पार्टी इसकी रणनीति बनाएगी। लेकिन एक बात मैं फिर स्पष्ट करूं, हम एनडीए के घोषणा पत्र बनाए थे, एनडीए का नेतृत्व भी मोदी जी का तय किए थे, और हम मिलकर चुनाव लड़े थे, और एनडीए की सरकार चल रही है। और एनडीए की सरकार इसके पहले भी थी, जब भाजपा की संख्या अपने बल पर बहुत बड़ी थी। बिल्कुल। तो भी हम एनडीए के मित्रों को मंत्री बनाए थे, हमको साथ लेकर चल रहे थे। तो ये तो एनडीए की जीत है, और एनडीए भारत की जनता को स्वीकार है। मतलब आत्मचिंतन करने की जरूरत नहीं है पार्टी को? नहीं, पार्टी अपनी रणनीति बनाएगी। रणनीति हम नीति बताएंगे, आप रणनीति नहीं बताएंगे। और नीति हमारी साफ है कि हमारी राष्ट्रहित सर्वोपर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। दर्शकों, आपने देखा कि डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी ने चुनाव विश्लेषण को लेकर के बेहतर तरीके से अपना पक्ष रखा है, अपने पार्टी का पक्ष रखा है। और जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा है कि जब वरिष्ठ कोई बात करता है तो जो कार्यकर्ता होता है, जो इस पार्टी का जो भविष्य होता है, उसके लिए एक साफ संदेश होता है कि किस तरह से आप जो है खुशियों को समेटने के लिए भी साहस की ज़रूरत होती है, और दुख में अपने आप को स्थायित्व करने के लिए भी साहस की ज़रूरत पड़ती है, हौसले की ज़रूरत पड़ती है। तो हौसला जो है कार्यकर्ताओं का बरकरार रहे, डॉक्टर साहब का यही संदेश है। डॉक्टर साहब, आपने जो है अपना अमूल्य समय दिया और हमसे बात किया। चुनाव बाद जो है उस विश्लेषण पर आपने विशेष जो है तरीके से मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।